हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो। कमेंट चर्चा की वीडियोस मेरी हर फ्राइडे को आती हैं और उसमें जो भी आप मुझसे सवाल पूछते हो कमेंट सेक्शन में उसे मैं पिक करती हूं और उस पर आपको रिप्लाई करती हूं। तो पिछली कमेंट चर्चा की वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे पिक करे हैं, एक एक करके मैं उन्हें पढ़ूंगी, उस पर आपको रिप्लाई दूंगी। अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पर आप अपना सवाल मुझे भेज दीजिए और नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी कमेंट चर्चा की उसमें मैं उसे डिस्कस करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कर सकते हो आप दूसरे लोगों के साथ में भी, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास, क्या अंडकोश में चोट लगने से डेथ हो सकती है क्या? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कमेंट चर्चा। जी हाँ, अगर बहुत सीवियर तरीके की चोट लगी है और उसका आपने टाइम से ट्रीटमेंट नहीं कराया और वो सीवियर कंडीशन अगर हो जाए तो डेफिनेटली डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कैन वी इंटरकोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जी हाँ, आप इंटरकोर्स कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, शुरू के 3 महीने, वो थोड़े से रिस्की होते हैं। बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, मदर की बॉडी भी थोड़ा सा एडजस्ट कर रही होती है, तो उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में चौथे महीने से या फिर बोल सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इजीली कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी में कोई मेजर इशू नहीं है तो प्रेगनेंसी अगर हेल्दी है, बेबी हेल्दी है, मदर हेल्दी है, हेल्दी तरीके से आपकी प्रेगनेंसी हुई है, कोई भी ट्रीटमेंट करके आपने प्रेगनेंसी नहीं करी है तो, और कोई मेजर रिस्क नहीं है प्रेगनेंसी में, तो आप डेफिनेटली सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में सेक्स कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि जो स्टमक का एरिया है, पेट पे ज़्यादा दबाव ना पड़े, वो पिचे ना। बहुत सारी ऐसी सेक्स पोजिशंस होती हैं जिसमें कि मदर का जो पेट है वो सेफ रहता है, वहाँ पे दबाव या फिर वेट आपका नहीं पड़ता है, तो वो सारी पोजिशंस को आप ट्राई कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो ओवरवेट लोग हैं या फिर जिनका टमी एरिया थोड़ा सा निकला हुआ है, उन लोगों के लिए सेक्स पोजीशंस कौन सी अच्छी हैं। आप चाहें तो वो वीडियो देखिएगा। इस केस में भी, प्रेगनेंसी वाले में भी, वो सारी जो पोजीशंस हैं वो आपकी हेल्प करेंगी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगी, आप चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं, प्रेगनेंसी से बचने के लिए सेफ डेज कैसे काउंट करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सेफ डेज वाला मेथड हर किसी के लिए वर्क नहीं करता है। जिस लड़की की पीरियड्स की साइकिल रेगुलर है, रेगुलर बेस पर उसके पीरियड्स आते हैं, उन्हीं के लिए ही सेफ डेज काउंट होते हैं। और जो पीरियड्स का टाइम होता है, जैसे कि आपकी डेट आने वाली है, उससे 3 से 4 दिन पहले का जो टाइम है वो सेफ होता है। और डिटेल में इसमें मैंने बात करी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कमेंट में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकती, तो आप मेरी वीडियो है इस पे, वो देख लीजिए सेफ डेज के ऊपर। उसका भी लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगी, तो आप सेफ डेज वाली वो मेरी वीडियो आराम से देखिए डिटेल में, तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम क्या गर्ल्स को सिर्फ फोर प्ले का मन करता है और आफ्टर प्ले क्या होता है? फोर प्ले एक शुरुआत है, एक स्टेप है आपका कि आप थोड़ा सा रोमांटिक हो रहे हो अपने पार्टनर से और धीरे धीरे आप फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ बढ़ते हो। तो सिर्फ फोर प्ले का मन करता है गर्ल्स का, ऐसा कुछ नहीं है। फोर प्ले एक शुरुआत है और गर्ल्स को अच्छा लगता है फोर प्ले करना। उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, रोमांस का टाइम चाहिए होता है, ताकि वो भी सेम अराउजल लेवल पे आपके बराबर आ सकें। तो इसलिए फोर प्ले करना ज़रूरी होता है। एक वो आपका बॉन्ड भी बनाए रखता है, एक रोमांटिक एक टाइम आप स्पेंड करते हो अपने पार्टनर के साथ में। सेम वे में आफ्टर प्ले होता है कि जब आपने इंटरकोर्स कर लिया, उसके बाद में आप थोड़ा सा रोमांस और लव और थोड़ी सी केयर दिखाते हो अपने पार्टनर की तरफ। ये केयर किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे कि काफ़ी आपका लंबा सेशन चला, उसके बाद में आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हो कि आपको पानी पीना है, आपको पानी दूं, या फिर उसको हग कर रहे हो आप, और मतलब थोड़ा सा एक केयर वाला टाइम, एक लव वाला टाइम। अगर आप सो रहे हो उसके बाद में, तो आप एक दूसरे को हग करके सो। ऐसे नहीं कि एक तरफ मुंह घुमा के एक बंदा सो गया, एक तरफ मुंह घुमा के दूसरा बंदा सो गया, ऐसे नहीं। थोड़ा सा प्यार एक दूसरे को दिखाइए, क्योंकि अक्सर फीमेल पार्टनर्स थोड़ा सा ऐसा फील करती हैं कि क्या सिर्फ मेरा हस्बैंड मेरे पास सिर्फ सेक्स के लिए ही आता है और जैसे ही उसका काम हो गया तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसा वाला आपको नहीं फील कराना चाहिए अपने पार्टनर को, और थोड़ा सा फोर प्ले करके और बाद में आफ्टर प्ले करके थोड़ा सा अपना लव दिखा के उसमें आप किस कर सकते हो, हग कर सकते हो, थोड़ी प्यार भरी बातें कर सकते हो और स्पूनिंग कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें करके आप थोड़ा सा कनेक्टेड रहेंगे अपने पार्टनर से, तो उनको अच्छा फील होता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं,
मैम प्लीज़ बोलिए कि मेल रेज़र और फीमेल रेज़र में डिफरेंस क्या होता है। मेल्स के जो रेज़र बनाए गए हैं वो उनके फेस के हेयर के लिए बनाए गए हैं, उनकी दाढ़ी मूंछ बनाने के लिए। तो उसके जो ब्लेड्स हैं या उसकी जो शेप है वो उस तरीके से बनाई जाती है कि आपके फेस के स्ट्रक्चर को वो अच्छे से मतलब कवर करे। और जो फीमेल के जो रेज़र होते हैं वो लार्जर बॉडी पार्ट्स के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मली गर्ल्स यूज़ करती हैं हैंड्स पे, अंडर आर्म्स पे, लेग्स पे। और लेग्स में क्या है, नीज का पार्ट आता है, घुटने आते हैं, मोड़े हुए जैसे हाथ में कोहनी आती है। तो ऐसे पार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे इजीली यूज़ करने के लिए फीमेल रेज़र बनाए गए हैं। और जैसे प्यूबिक पार्ट वाला एरिया हो गया, प्राइवेट पार्ट हो गया। तो ऐसे में एक बड़ा डिफरेंस यही होता है मेल और फीमेल के रेज़र में कि अगर आपको फेस पे या किसी स्मॉल पार्ट पे करना है तो मेल रेज़र जो है वो उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं, और फीमेल रेज़र एक बड़ा पार्ट, आपको बड़ा बॉडी पार्ट कवर करना है तो उस हिसाब से फीमेल के रेज़र बनाए गए हैं। और कुछ रेज़र ऐसे हैं जैसे कि यूज़ एंड थ्रो एक रेज़र था, जिलेट का था शायद, वो उसकी शुरुआत आई थिंक 10-15 रुपये से हुई थी, अभी मुझे नहीं पता वो कितने रुपए का है, 20-21 का होगा शायद। तो वो रेज़र ऐसा था कि वो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं था, एंड वो प्यूबिक हेयर के लिए ही बनाया गया था बेसिकली, कि आप यूज़ करो, जब तक चल रहा है चलाओ और उसको फिर आप फेंक दो। उसमें जो ब्लेड्स हैं उसके वो दोबारा से आप चेंज नहीं कर सकते थे। तो कुछ रेज़र्स ऐसे भी होते हैं कि जो प्राइवेट पार्ट वगैरह पे रफ एंड टफ आप यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी होती है कि कभी भी आपको अपना रेज़र किसी के साथ में शेयर नहीं करना होता है। इवन हस्बैंड और वाइफ भी अलग अलग रेज़र यूज़ करिए, एक दूसरे का शेयर ना करें। और आप खुद भी जो फेस पे रेज़र यूज़ करते हैं या बॉडी पे रेज़र यूज़ करते हैं उसको अपने प्राइवेट एरिया के लिए यूज़ ना करें। प्राइवेट एरिया के लिए एक अलग से रेज़र आपको यूज़ करना चाहिए। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं शेविंग के बारे में, रेज़र के बारे में, तो उस पर मेरी सेपरेट में वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, सेक्स एंजॉय करने के लिए कौन सा पोज सबसे बढ़िया होता है। देखिए, जिस पोज या जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो और आपका पार्टनर कंफर्टेबल हो, ये आप दोनों के बीच का एक क्या कहते हैं ना, रिसर्च है कि आप दोनों डिफरेंट पोजीशंस ट्राई कीजिए और आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके एनर्जी लेवल के हिसाब से, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा पोज या कौन सी पोजीशन आप लोगों के लिए सही बैठ रही है। देखिए, हर पोजीशन हर इंसान के लिए नहीं होती और इसीलिए ढेर सारी पोजीशंस हैं और उसमें जो आपका बॉडी टाइप को सूट करे। देखिए, सेक्स पोजीशन में आपकी जो हाइट है या आप दोनों का जो हाइट का डिफरेंस है या फिर आपका जो फिजिक है, आप कितने पतले हो या थोड़े हैवी वेट हो, या फिर आपकी बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। बहुत सारे पोजेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आड़ा टेढ़ा आपका हाथ पैर जा रहा है और आपकी बॉडी अगर फ्लेक्सिबल ही नहीं है तो आपसे वो होगा ही नहीं, और होगा भी तो आपको बहुत पेन होगा, उसमें आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। पेनफुल तरीके से कर रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपकी बॉडी ईजिली वो कर पा रही है, आप और आपका पार्टनर जिस पोजीशन या जिस पोज में ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है, उस हिसाब से आप खुद से रिसर्च करके ये चीज़ देखिए कि आपके लिए कौन सी सूटेबल हो रही है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम मेल का पिंपल कंट्रोल कैसे करें। देखिए, पिंपल्स जो हैं वो जनरली 2 रीजंस की वजह से होते हैं। पहला तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और दूसरा जो हमारा स्किन है उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि अगर आप पॉल्यूशन में ज़्यादा जाते हैं या स्किन केयर ठीक से नहीं करते हैं, स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो गए, उसकी वजह से पिंपल हो रहे हैं। तो स्किन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपना स्किन केयर अच्छे से कीजिए, साफ़ सफाई रखिए। ऑयली जिनका फेस होता है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं पिंपल होने के, तो वो ऑयल कंट्रोल करने की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि मतलब फेस वॉश करें अच्छे से, बहुत ज़्यादा तेल वेल वाला खाना ना खाएं, बहुत ज़्यादा ऑयली टाइप का मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह यूज़ ना करें, ऑयली फेस के बनाए हुए प्रोडक्ट ही यूज़ करें। अगर पहला वाला रीज़न है कि आपको अगर हार्मोन्स की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसे में आपको अपना हार्मोनल लेवल पे ध्यान रखना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, स्किन केयर वाले डॉक्टर, उनके पास जाके कंसल्ट कीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पिंपल्स निकलते हैं। तो जैसे हार्मोन्स की वजह से टीनेज में निकलते हैं या आगे भी आपकी लाइफ में कभी हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है, तब आप फेस करोगे कि आपके बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, स्पेशली जॉ लाइन पे ज़्यादा होते हैं हार्मोन वाले पिंपल।
तो डर्मेट को आप दिखाओगे तो वो एक बार चेक करके आपको बता देंगे और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करेंगे। कोई दवाई लगाने वाली होगी या कोई खाने वाली होगी तो उस तरीके से वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। और मैंने इस पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि हार्मोन्स की वजह से मुझे टीनेज में पिंपल हुए थे और अभी थोड़े टाइम पहले भी हुए थे, और मैंने डर्मेट के पास जाके कंसल्ट किया और उनकी हेल्प से अभी मेरा फेस एकदम क्लियर हो गया। तो आप देख लीजिए कि आपको किस टाइप के पिंपल हैं। बहुत ज़्यादा अगर हो रहे हैं तो स्किन केयर वाले किसी डॉक्टर के पास, डर्मेट के पास जाके कंसल्ट कर लीजिए। और दूसरा, अगर कभी कभार होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, पोल्यूशन वगैरह की वजह से होते हैं, स्किन केयर ना करने की वजह से होते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। मैम, जैसे मूवीज़ में इतना किसिंग सीन दिखाते हैं और ये इतना करते हैं, लिप टू लिप किसिंग इज़ हेल्दी रियली? देखिए, मूवीज़ से तो पहली बात आपको अपना रियल लाइफ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूवीज़ जो हैं वो एक बहुत डिफरेंट तरीके से शूट किया जाता है और हमें जो दिखता है वो डिफरेंट होता है। बहुत सारे एक्टर्स ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी है अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में कि लिप किस देखना जितना रोमांटिक होता है उतना वो एक्चुअल में जब शूट करते हैं तब नहीं होता है। एक तो इतनी ढेर सारी भीड़ के बीच में वो चीज़ शूट की जा रही है तो वो रोमांटिक कैसे होगा। दूसरा, वो लोग एक्ट कर रहे होते हैं एकदम प्यार में होने का, एंजॉय करने का। ज़रूरी नहीं है वो एंजॉय कर रहे हों, वो इस तरीके से किस किया जाता है कि वो शूट करते टाइम पे अच्छे से दिखे, तो उस तरीके से शूट किया जाता है। वो एंजॉय करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है और उसकी एक अलग टेक्निक यूज़ की जाती है कि शूट के पर्पस से। अब आए अगर रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में अगर आप लिप टू लिप किस करते हैं अपने पार्टनर को, अपने ऐसे पार्टनर को जिसके साथ आप कमिटेड हो, मतलब वो आपको ही किस कर रहा है, आप उसे ही कर रहे हो, तो ऐसे में कोई मतलब चिंता की बात नहीं है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। बस अपना ओरल हाइजीन का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रश कर रहे हो प्रॉपर्ली 2 टाइम्स जैसे करना चाहिए। आप भी, आपका पार्टनर भी। ब्रेथ का अपनी ध्यान रख रहे हो कि ब्रेथ में से स्मेल तो नहीं आ रही है। किसिंग से पहले आपने कुछ ऐसा तो नहीं खाया हुआ कि उसकी बहुत ज़्यादा एकदम स्मेल आए। जैसे बहुत सारे लोगों को प्याज की स्मेल या लहसुन की स्मेल, इस टाइप की स्मेल जो है वो बॉदर करती है, तो आपको लगती है तो आप अपने पार्टनर को ये चीज़ शेयर कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं होते। अगर आपको कोई ब्लीडिंग गम हो रहे हैं या गम्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई कैविटी है या कोई भी मेजर आप इशू फील करते हो, ऐसे में तब आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम पे आप लिप किस ना करो, ताकि कोई प्रॉब्लम आपके पार्टनर को भी ट्रांसफ़र ना हो और आपकी भी प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। और अगर आप किसी अननोन इंसान को, जैसे कि वन टाइम में कर रहे हो, किसी से वन नाइट स्टैंड टाइप के जो होते हैं, या नहीं जानते किसी को और आप लिप टू लिप कर रहे हो, तो ऐसे में तो आपको पता ही नहीं है कि उस सामने वाले दूसरे इंसान को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इवन ओरल सेक्स करते टाइम भी एसटीडीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो ऐसे में वो सेफ़ नहीं है। उस टाइम पे आपको डेंटल डैम यूज़ करने चाहिए खुद को सेफ़ रखने के लिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर बॉडी में ब्लड की कमी है तो इसका इम्पैक्ट पीरियड पे कैसे होगा? अगर किसी लड़की को ब्लड की कमी है, एनीमिया है, तो ऐसे में पीरियड्स उसके रेगुलर नहीं होंगे, डिले होगा पीरियड्स में, और हो सकता है कि पीरियड्स जो है वो खुल के भी ना हो, स्पॉटिंग वगैरह ही हो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स पीरियड्स में हो सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपके अंदर ब्लड की कमी है तो उसको ठीक करने पे ध्यान देना चाहिए। और अगर नहीं पता है कि आपके अंदर कमी है या नहीं है, आपको ऐसा डाउट लगता है, तो अपना आप ब्लड टेस्ट कराइए, उसमें आ जाएगा। और अगर ऐसा है आपको ब्लड की कमी है तो उस पर काम कीजिए। आप कुछ ऐसे फूड हैं, फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लेके अपना इम्प्रूव कर सकते हो ब्लड को, जैसे कि अनार है, गाजर है और चुकंदर है। तो और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लेके अपना खून थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और दवाई भी होती है, सिरप आता है खून बढ़ाने का, वो आप ले सकते हैं। अगर आपके ब्लड में किसी भी तरीके का आप एबनॉर्मलिटी देखते हैं, किसी चीज़ की कमी है या कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, तो आप किसी भी डॉक्टर को दिखा लीजिए, फिजिशियन को दिखा लीजिए। तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको किस चीज़ को कंज्यूम करने की ज़रूरत है या किस दवाई की ज़रूरत है। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यही चीज़ें बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आपको पता है आपकी बॉडी में कोई कमी है तो उसको तुरंत ट्रीट किया जाए। आज की वीडियो के लिए था इतना ही। यही सारे क्वेश्चंस मैंने पिक करे थे आज की वीडियो के लिए। अगर आप भी मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ लेना। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर करके आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस रेगुलर देख सकते हो। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।